हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग अपने इस सेशन में कक्षा 10 हाई स्कूल एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान में हम लोग सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के अनुसार हम लोग सिविक्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से आएंगे, उन सब पर हम लोग विचार करेंगे और एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग पहले से अवगत हैं, हमने अपने इसके पहले के वीडियो में इतिहास पर, भूगोल पर हमने आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो में डाल दिया है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको आज ही आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में एक क्वेश्चन भी आपका एसएसटी का मिस ना हो। इसके बाद ये हमारा सिविक्स का रहेगा। इसके बाद हम लोग एक दो दिन के अंतराल पर इकोनॉमिक्स से भी हमने अनुसंधान कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस सेशन में नागरिक शास्त्र सिविक्स के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण 2024 परीक्षा के अनुसार हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ने निम्न में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? इसमें जो इसके 4 आंसर दिए गए हैं, जो सही आंसर है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। हमको विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है, इसकी साझेदारी होती है। पर वास्तव में सामुदायिक सरकार कहते किसे? ये इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये बेल्जियम में स्पेशली यह व्यवस्था है कि वहां पर बेल्जियम में यह काम करने वाली सरकार है। इसका चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहां रहते हों, वे सब इसको चुनते हैं और इस सरकार को शिक्षा, भाषा, संस्कृति पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है। अर्थात यह साझेदारी, यह विभिन्न समूहों में साझेदारी के माध्यम से काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इसका सही आंसर है सिंघली, क्योंकि सिंघलियों की जो वहां पर जनसंख्या का अनुपात है 74% है, तमिल 18% है, ईसाई 7% है। सिंघलियों की जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां पर शासन सत्ता में भागीदारी, शासन सत्ता में पकड़ सबसे अधिक सिंघलियों की है। संपूर्ण शासन व्यवस्था पर कब्जा इन्हीं सिंघलियों का है। क्यों? यह बहुसंख्यक समाज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसका सही उत्तर है दिल्ली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कुल संघ शासित राज्यों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। इस प्रकार हमारी जो भारतीय संघ की रूपरेखा है, स्वरूप है, वो 8 संघ शासित क्षेत्र और 28 राज्यों को मिलाकर हमारा भारत है। इसमें आंसर सही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित अर्थात संघ शासित प्रदेश कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? इसका सही आंसर है डी 22, अर्थात 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसीलिए भारतीय संविधान संपूर्ण विश्व के तमाम संविधानों से सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ए 1992 में। हमारे यहां हम लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके पहले पंचायतें वो संवैधानिक दर्जे के अधीन नहीं थी। कानूनी दर्जा उनको जरूर मिला हुआ था, पर संवैधानिक दर्जा उनको 1992 में मिला और इसका इंप्लीमेंटेशन अर्थात इंप्लीमेंट 24 अप्रैल 1993 को होता है। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर 1992। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित है? इसमें सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में, क्योंकि हम लोग जानते हैं पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटों पर अर्थात 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। और एक नया 2023 में 128वें संविधान के 128वें संशोधन के अंतर्गत विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को
1/3 अर्थात 33% आरक्षण दे दिया गया है। पर भी यह किन्हीं कुछ महत्वपूर्ण कारणों से लागू नहीं हो पाया है, पर यह अगले कुछ समयों में लागू हो जाएगा। इसमें जो हमारा आंसर सही है वो सी है, पंचायती राज संस्थाओं में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर है 28, अर्थात भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही उत्तर है शिक्षा, अर्थात बी। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, वन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, समाचार पत्र, बिजली, बांट माप, आपराधिक कानून, स्टाम्प ड्यूटी, ये सभी 52 विषय ऐसे हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखने से इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। आवश्यकता पड़ने पर दोनों कानून बना सकती हैं। अगर किसी कानून में विरोध उत्पन्न हो जाए तो उस समय संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, मुद्रा, अर्थात रुपया, मुद्रा। मुद्रा यह संघ सूची का विषय है। हम लोग जानते हैं कि राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। 61 विषय वो राज्य सूची पर हैं। जो 61 विषय है ये संविधान में राज्यों को इन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जिस व्यवस्था में चाहे वह समवर्ती सूची हो, चाहे वह संघ सूची हो, चाहे वह राज्य सूची हो, जिसको वह अधिकार दिया गया है वह ही सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। तो राज्य सरकारों को 61 विषयों जैसे सिंचाई, पुलिस, कृषि, जेल, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, पशुधन, इन सभी विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इस प्रकार से पूरे संविधान में यह व्यवस्था बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? इसमें सही उत्तर है संघ को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसको हमने अपने संविधान में कनाडा से लिया है। और जो राज्य की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जितने भी संविधान विशेषज्ञों को जो भी कानून, जो भी नियम हो सकते थे इन तीनों सूचियों में डाल रखा है जब हमारा संविधान बन रहा था। पर एक ऐसी सूची का निर्माण उन्होंने संविधान में बनाकर रख दिया कि मान लीजिए भविष्य में ऐसी कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़े जो इन तीनों सूचियों में ना हो, उस सूची का नाम उन्होंने दिया अवशिष्ट सूची। क्योंकि यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में थी तो कनाडा के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची पर या अवशिष्ट सूची में भविष्य में आने वाले मुद्दे, आने वाले विषय को उसमें रखा जाएगा और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ को होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका डी आंसर सही है, विदेशी मामले। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, जिसमें सेना है, रेल है, दूरसंचार है, स्पेस, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, शांति, युद्ध, नागरिकता, विदेशी व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, जनगणना, चुनाव, ये सारे विषय संघ सूची के हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ को प्राप्त है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है हिंदी, अर्थात डी आंसर सही है। हमारे संविधान में हिंदी को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है, शासकीय कार्यों को करने का दर्जा दिया गया है, पर यह राष्ट्रभाषा नहीं है। हम लोग जानते हैं हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हमारे संविधान के 343 से 345 के बीच में हिंदी के बारे में लिखा गया है, हिंदी के बारे में उसकी व्याख्या की गई है। और प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का कार्य और संविधान में अंगीकृत करने का काम वो 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उसका सही उत्तर है हिंदी। क्योंकि हिंदी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, अर्थात लगभग इसको 70% लोग हिंदी को बोलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर है रक्षा, अर्थात सेना, सुरक्षा व्यवस्था, ये टोटल संघ सूची का विषय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है?
तो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य इसमें जो सही आंसर है वो डी है। सभी धर्मों को समान समझना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलर स्टेट, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। प्रत्येक नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होना। यदि किसी राज्य में वहां का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हो, राज्य का उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सभी धर्मों के साथ यदि राज्य समान व्यवहार कर रहा है तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा धर्म वो संविधान होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि संविधान का वह अनुपालन करे। यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसी को सेकुलर स्टेट कहा जाता है, इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही आंसर है समाजवादी पार्टी। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, एनपीपी, आप और बीएसपी। ये 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनको चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है? इसमें सही उत्तर है बी कांसीराम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बसपा अर्थात बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। कांसीराम जी ने इसको कराया था। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें एक इसका भी नाम दर्ज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को यूएन अंतरराष्ट्रीय महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसने मानव के जो अधिकार थे, विश्व मानवाधिकार की घोषणा की, और वह घोषणा की जो तिथि थी वह 10 दिसंबर 1948 को थी। क्योंकि इसमें पूरे विश्व के सभी मानव जाति को उनके कुछ जो मूलभूत अधिकार हैं उनको वो मिले। यही अंतरराष्ट्रीय संस्था की एक जिम्मेदारी थी कि सभी देशों को गाइडलाइन जारी की जाए कि सभी लोग अपने अपने देश में जन्म, मूल, वंश, रंग, जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, इन सभी आधारों पर सबको समान अधिकार प्राप्त हो। यही वास्तव में विश्व मानवाधिकार आयोग का कार्य है, यही उसका लक्ष्य है, यही उसका उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? इसमें सही आंसर है डी 18 वर्ष। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो मत देने की आयु थी, मताधिकार की आयु थी, वो 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे हमारी संसद ने 1988 में 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में जो मतदान की आयु है, मतदाताओं की जो आयु है, मताधिकार की जो आयु है वो 18 साल है। इसे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में इसको एक संवैधानिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार छात्रों, हम लोग अपने 2024 की परीक्षा, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के अनुसार जितने भी सिविक्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते थे उनको हमने इस पार्ट में डालने का प्रयास किया है। और व्याख्या करने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम इसके माध्यम से आप लोगों को लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिसको आपको 80 शब्दों, लगभग 80 शब्दों में लिखना है, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसको आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है, इसको आप भली भांति इस हमारे व्याख्या से उसको आपको लिखने में आसानी हो। तो हमारा अगला वीडियो आपको इकोनॉमिक्स के रूप में 1-2 दिन में मिल जाएगा। इसके पहले आप इसको 2, 3, 4, 5 बार पढ़कर एक क्वेश्चन अपना तैयार कर लीजिए, जिससे जो हमारा अगला वीडियो आपको मिले तो परीक्षा के पहले हम चाहते हैं कि संपूर्ण तैयारी के साथ आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश कीजिए, जिससे आपका आत्मबल, मनोबल बिल्कुल उच्च रहे। जब तक आपका मनोबल ऊंचा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस ऊंचा नहीं रहेगा, आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस, सर्वोत्तम परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते हैं। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।